हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बता चुका था। ठीक, तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने जो बताया था 1 to 5 तक क्वेश्चन बनाया था और बहुत ईजी था, कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था। सिर्फ एक 5 नंबर जो क्वेश्चन थी वो थोड़ी टेढ़ी पेढ़ी थी, थोड़ी अटपटी सी थी, लेकिन उसको भी बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आएगा, राइट। क्योंकि इस लेक्चर में मैं किसी भी मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। तो आज के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन, जो मैंने बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन है हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन? देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सभी इक्वेशन दिए गए इक्वेशन जितने मैट्रिसेस है, 2 इक्वल मैट्रिसेस है, राइट। तो पहला मैट्रिक्स क्या बोलता है भाई? पहला मैट्रिक्स ये बोलता है 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। देखो हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, राइट। दोनों का ऑर्डर पहले देखो, अगर दोनों का ऑर्डर रहता सेम तो क्या हो जाएगा भाई? वो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर कितना भाई? 2/2, राइट। इसका ऑर्डर कितना भाई? इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो क्या कर सकते हैं? इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। बोल हाँ, आराम से कर सकते हैं। चलिए, जब इक्वल दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है भाई। तो सेम होता है जब, तो देखिए अगर इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कांस्टेंट टू कांस्टेंट रहा तब एज इट इज लिखते हैं। लेकिन जब भी मैट्रिक्स में वेरिएबल टर्म आते हैं, क्या आते हैं भाई? वेरिएबल टर्म्स आते हैं, यानी x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, जो भी आते हैं, तो उसका इक्वलिटी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं लेते हैं। जब लेते हैं जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसी के जैसा हमशक्ल दिख रहा हो। मान लीजिए यहाँ पे x दिख रहा है, हमको निकालना क्या? x का वैल्यू निकालना, तो x के रिलेटेड कुछ इक्वेशन दिखती हो, यहाँ पे दिखनी चाहिए, राइट। x के रिलेटेड कुछ इक्वेशन दिखनी चाहिए, तब वो हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x y z या फिर a b c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 3 x 5, यहाँ बोल रहा है x y z का वैल्यू निकालने। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ से चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, हमको निकालना क्या भाई? x y एंड z का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो x y z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे हमको कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, तो बहुत आसान निकालना। दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है, तो क्यों ना हम इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इससे मैच कर दें। ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, ये बगल वाली खिड़की से उसको देख रहा है, ये वो बगल वाली खिड़की से इसको देख रही है। तो ये y का वैल्यू मिल गई, y को मिल गई एक नई दुल्हन। क्या मिली भाई? y का वैल्यू क्या हो गया? y = 4 हो गया। आई बात समझ में? हमको जहाँ वेरिएबल दिखेगा उसकी इक्वल देखना है। क्या उस इक्वालिटी से हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू निकल रहा है? अगर निकल रहा हो तो वही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने देखा फर्स्ट एलिमेंट देखा 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है भाई? y, तो y का वैल्यू मिल गया, y = 4, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, राइट। चलिए y का काम खत्म, अब आती है z का। z को भी मिल रही है, देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये, तो z = क्या हो जाएगा? 3। z का भी वैल्यू मिल गई, z को भी दुल्हनिया मिल गई। बोले हाँ मिल गई। अब बारी किसकी? x की। अब बारी किसकी है? x की, राइट। अब देखो x से नीचे आओ, यहाँ पे x दिख रहा है, इसको मिल जाएगी। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x = इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करो, इक्वल टू क्या होगा भाई? x = 1। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई। बोलो, ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट का वैल्यू हो गया x 4 एंड 3, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकल गई x y z की, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है भाई? देखो बोल रहा है x + y
और 2 5 प्लस जेड इंटू इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स है 6 2 5 8। अब देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, एलिमेंट्स घुमाया है, लेकिन घबराना नहीं, हम बताते देखो कैसे करना है। यहाँ से पहले एक इक्वेशन बना लो, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे दो दिख रहे हैं, तब इसमें कन्फ्यूजन होती है भाई। यहाँ पे दो एक इक्वेशन बना लो, क्या बनेगा भाई इसका आंसर देखो, इसका एक इक्वेशन ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे दिख रहा 5 प्लस जेड, यहाँ पे दिख रहा 5, तो क्यों ना हम पहले जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है तो इसके इक्वल कर देंगे तो जेड का वैल्यू निकलेगा भाई, निकलेगा, तो क्यों ना इसको रहने देते, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसका इक्वल कर दो, क्या आ जाएगा भाई 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, राइट। अब जेड का वैल्यू निकालना है तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा भाई 0, क्या हो जाएगा 0। चलिए 0 आ गया, जेड का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, जेड का वैल्यू 0 आ गया। अब हम निकालते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। देखो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमारे पास एक इक्वेशन बने एक्स के लिए, एक्स और वाई के लिए। अब एक और इक्वेशन बन रही है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 8, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 8, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस दोनों इक्वेशन में हम पहले किसका वैल्यू निकालेंगे भाई, कि इसका निकालो या फिर इसका भी निकाल लो, कोई एक वैल्यू निकाल लो। हम मान लो एक्स का तो सॉरी वाई का वैल्यू निकाल लेते, चलो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 8/x हो जाएगा, ये इंटू में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक, इसमें आता है। अब देखो अब y की जगह क्या दिख रहा है 8/x, तो y की जगह क्या पुट कर दो भाई 8/x, तो क्या हो जाएगा x प्लस इक्वेशन 1 बिकम्स x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, राइट। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू x इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए इसका रूट बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 6x को तोड़ो, स्प्लिट करो इसको, तो 4 और 2 हो जाएगा, होगा, तो एक का वैल्यू क्या आएगा x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4 टूटेगी। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 4 आ रही है, तो जब भी नेगेटिव टर्म आती है तो हम किसको लेते हैं वो सबसे मायने करता है, तो यदि हम 2 को लेंगे तो अगर 2 को लेंगे तो माइनस 2 को लेंगे, जब उसका वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू एक -2 आएगा, एक -4 आएगा, राइट। तो जब हम -2 को लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, मैट्रिक्स को अगर जब पुट करेंगे उस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 6 में, में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, इस इक्वल होने चाहिए, राइट। जब हम y का भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हमारा जो वैल्यू होता है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई -2 -4, लेकिन हमें नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी है मैट्रिक्स में, राइट। जब भी हम x और y का वैल्यू निकालते हैं ऐसा कंडीशन में, दो वेरिएबल दिए रहते हैं, राइट, दोनों वेरिएबल का कंडीशन में निकालते हैं जब वैल्यू, तो हम हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, या तो हम इसको लेंगे या तो हम इसको लेंगे, तो इन दोनों में किसको लेंगे। देखो जब भी दो वैल्यू आते तो कितना जाएगा 2, राइट। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू निकल जाएगा बोले हाँ निकल जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4। बोलो समझ में आया कैसे निकालें वैल्यू। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहता है
तो कोशिश कीजिए इक्वेशन बनाने का, और उससे पहले कोशिश कीजिए कि कौन सा वेरिएबल हमको जल्दी निकल रहा है, राइट। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में, एक आधो क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो कोशिश कीजिए सबसे पहले जो आसान वेरिएबल निकलने का मतलब निकाल सकते हैं उसको निकालिए, देन उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल में मूव कीजिए, राइट। चलिए समझ में आ गई। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन में, उसका वैल्यू निकालते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछ दे तो क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, आराम से सॉल्व कीजिएगा। जो भी एक्स वाई का वैल्यू आती है उसको इक्वेशन बना के उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा, राइट। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। मान लीजिए हम अगर इक्वल लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 लेते हैं, देखिए क्या बनता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। एक और क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को गौर कीजिएगा। इक्वेशन 2 में क्या है भाई, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, लेकिन इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब हम अगर थोड़ी देर के लिए x को भूल जाते हैं, मतलब अपने दिल से निकाल देते हैं, तो बच्चा क्या है इसमें, y प्लस जेड। वाई प्लस जेड क्या दिख रहा है, इक्वेशन 2 में सिमिलर दिख रहा है, y प्लस जेड का वैल्यू क्या दिख रहा है 7। क्यों ना हम y प्लस जेड का वैल्यू जो है इसको पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे पुट किए? सो देखो, ये देखो, ये y प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में 7, तो क्यों ना इसमें 7 पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x बचा x, y प्लस जेड का वैल्यू कितना लिख सकते हैं भाई 7, और यहाँ पे क्या 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा भाई 2। समझ में आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया भाई 2। अब देखो x का वैल्यू जब 2 आ गया तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ से z का वैल्यू निकलेगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ z का वैल्यू निकलेगा 5, राइट। चलो यहाँ पे z का वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो z का वैल्यू कितना आ गया भाई 3, z का वैल्यू 3 आ गया। अब निकालते हैं y का वैल्यू। अब y का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दो z का वैल्यू, या फिर इसमें पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें y प्लस जेड, तो y z का वैल्यू कितना भाई 3 इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। मैच हो, हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए और हमारा वैल्यू निकल जाए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। वैल्यू निकालना है, क्या निकालना भाई, ए बी और सी डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने जो अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या निकालना था एक्स वाई जेड। अब इसमें 4 वेरिएबल का निकालना है। क्या निकालना भाई, 4 वेरिएबल का निकालना है। 4 वेरिएबल का निकालने आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है, बस आ जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स है, उसमें दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए हैं a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी। अब देखिए इसमें 4 इक्वेशन दिए हैं। अब चारों में a b, किसी में c d, किसी में a d है, ठीक है। लेकिन हमको पहले निकालना है a b c d का वैल्यू, a b c d का। देखो
कुछ मैच करते हैं, कुछ तिगड़म करते हैं। क्या तिगड़म करते हैं भाई? कोई इक्वेशन बनाते हैं ए और बी से मिलता जुलता। देखो हम a माइनस बी करेंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी है, लेकिन ये a प्लस सी है, यहाँ पे 3c प्लस डी है। अगर यहाँ पे a प्लस सी रहता, यहाँ पे a प्लस सी रहता, तो ये दोनों इक्वेशन जो हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ दोनों का वेरिएबल्स डिफरेंट है। यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c, यहाँ पे d है, लेकिन यहाँ पे सेम है। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है। क्यों ना हम इसको एलिमिनेशन मेथड से स्प्लिट करके इसका वैल्यू निकालें। देखो कैसे निकालते हैं। a माइनस बी, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो भाई, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? -1। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है भाई? 0, राइट। चलो एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी? a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में यहाँ क्या दिख रहा है? इसका कोफिशिएंट में 2 नहीं है, इसका कोफिशिएंट में 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 से, ठीक है। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, अगर इसमें मल्टीप्लाई करके लिखें 2 से, तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ क्या जाएगा? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक। प्लस माइनस से +2 ए -2a से कैंसिल, -2b प्लस b क्या हो जाएगा भाई? -b। अब -2 -0 तो क्या हो जाएगा? -2 होगा, -2 होगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, b का वैल्यू कितना आ गया? 2 निकला। आसान है। अब इस b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा? a माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू कितना आ गया? -1 प्लस 2, a का वैल्यू 1, ठीक है। हमारे पास a और b के वैल्यू निकल गए भाई, निकल गई। अब बारी किसकी है? c और d की। अब देखिए गौर कीजिएगा, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में कौन सी वैल्यू में c नज़र आ रही है आपको? तो बोलिएगा दोनों वैल्यू में नज़र आ रही है, लेकिन कौन सी वैल्यू नोन है और कौन सी वैल्यू अननोन है? समझ पा रहे हो? कौन सी वैल्यू हमको पता है, कौन सी वैल्यू नहीं पता है। देखिए ये हमको a का वैल्यू पता है, हमको c निकल जाएगी, लेकिन इसमें c का वैल्यू निकालनी है, लेकिन d का वैल्यू तो पता नहीं भाई। तो इस इक्वेशन को क्यों लेंगे? हम लेंगे तो इस इक्वेशन को ना, क्योंकि हमको a का वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू इसमें पुट करके c का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आया क्यों लिया हम इस इक्वेशन को? क्योंकि जब हमको वैल्यू अननोन है तो इसी इक्वेशन को लेना जरूरी है। अगर इस इक्वेशन को लेते तो d का वैल्यू तो पता नहीं है, तो d का वैल्यू कैसे निकलता है? सॉरी, c का वैल्यू कैसे निकलता? ठीक है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को लिए। तो क्या है? 2a प्लस सी। तो 2a प्लस सी इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है भाई? 5। तो 5 है, तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू कितना भाई? 1। तो 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c का वैल्यू कितना है भाई? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे हुआ? जब भी आपके पास एक ऐसा इक्वेशन रहता है तो उसको देखिए कि कौन सा हमको वैल्यू अननोन है, कौन सा नोन है, ताकि हम उस वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, चलिए अब बारी है डी की। अब हमको सी का वैल्यू पता हो गया, सी का वैल्यू तो पता हो गया। 3c प्लस डी, इस इक्वेशन को इक्वलाइज कर देते हैं। तो सी का वैल्यू कितना भाई? 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो 9 प्लस डी इज इक्वल 13। तो डी का वैल्यू कितना आ गया भाई? 4। 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। बोलिए समझ में आया? क्लियर? ये हमारी निकल गई चारों वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आ गई? बढ़े आगे? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए जो 8 और बाकी के 2 क्वेश्चन और है 8, 9, 10 वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर 10 नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे आपका जैक बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मायने रखते हैं मैथ्स में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके मैट्रिक्स से वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है भाई, 8 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ देखिए बोर्ड टू ए आई जे, उसका ऑर्डर है m इंटू एन, राइट, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। देखिए भाई 8 नंबर जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है ना भाई, मैंने बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ए इक्वल टू ए आई जे, उसका ऑर्डर है m बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन देखिए m लेस देन एन एन m इज इक्वल टू एन डी, नन ऑफ दिस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है भाई, जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ रो किससे डिनोट हो रहा है भाई, m से, नंबर ऑफ कॉलम n से, तो m इक्वल टू n होना चाहिए। अगर m का वैल्यू 3 रखते हैं, n का वैल्यू m का वैल्यू भी 3 रखते हैं, तो उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोले ऑप्शन सी हो जाएगा, m इक्वल टू n। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है जैक की बोर्ड में और ISC बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में, तीनों बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होती है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या फिर माइंड में रख लीजिएगा कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका ऑर्डर इक्वल होता है, यानी m इक्वल टू n होता है। उसका ऑर्डर जब जनरल फॉर्म में दिया रहता है m क्रॉस n या फिर m बाई n, ठीक है, तो उसका जब भी जनरल टर्म में दिया रहता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, m इक्वल टू n होता है, ठीक है। अब जस्ट आते हैं उसी का नीचे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कौन सा गिवन x और y का वैल्यू जो दिया है ऑप्शन में ABCD, कौन सा वैल्यू में मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, यही पूछा है। तो चलिए एक करके क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं कौन सा मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो क्या x इक्वल टू -1/3 देखते हैं यहाँ पे, अगर x इक्वल टू -1/3 रखते हैं यहाँ पे, तो -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा -3 + 7, तो बचा 4, तो यहाँ 4 इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है, ये खत्म। 5, y की जगह क्या रखते हैं भाई 7, 7 - 2 5, ये इक्वल हो रहा है, लेकिन ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखते हैं y की जगह 7 रखते हैं, 7 - 2 5, ये तो इक्वल हो रहा है, x की जगह -2/3 रखते हैं, तो -2/3 रखते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या -2 + 7 5, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है। अभी आते इसमें y की जगह 7 रखते हैं, 7 + 1 8, सेटिस्फाई है, लेकिन x की जगह देखो, x की जगह -2/3 रखो, -2/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 x 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या -2, तो माइनस प्लस, 2 + 2 4, देखो -2 बचा, देखो 4 आ गया आगे भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो जा रहा है, मैच हो रहा भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में मैच हो रहा है तो इसमें भी मैच तो होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मैच तो होना चाहिए। मान लीजिए इस ऑप्शन वाला वैल्यू मैच हो रहा है, तो इस ऑप्शन वाला वैल्यू में अगर यहाँ पुट करते हैं, x इक्वल टू -2/3 पुट करते हैं, यहाँ पे y की जगह तो 5 आ जा रहा है, लेकिन x इक्वल टू -2/3 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, -2/3 से 3 कैंसिल, -2 + 7 5, तो यहाँ 0 आ जा रहा है। देखिए कोई भी ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स आप चेक कीजिएगा, सभी एलिमेंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं मैट्रिसेस, तो हम क्या कहेंगे उसको भाई, इक्वल कर देंगे, वैसे इक्वल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कोई भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप चाहे चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा उसमें, और क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच इच एंट्री 0 और 1, जितने भी 3/3 का पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स बन सकते हैं वो हमें बतानी है, उसका जिसका एंट्री क्या दिया भाई 0 और 1, यानी पॉसिबल 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर मैट्रिसेस, एंट्री क्या दीजिए भाई, विच एंट्रीज क्या दिया भाई 0 और 1। देखिए ऑप्शन दिया है इसमें, ए नंबर ऑप्शन है 27, बी नंबर ऑप्शन है 18,
एंड सी नंबर ऑप्शन है 81 एंड लास्ट डी नंबर ऑप्शन है 512। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, 4 ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन में बतानी है आपको कि कौन सा मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर 3/3 जिसकी एंट्री 0 और 1 है, कितने तरह के मैट्रिसेस बन सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा। क्या फार्मूला याद रखिए भाई, जितने एंट्रीज दिए गए, कितने एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है तो 2 लिखेंगे, और ऑर्डर कितने भाई 3/3 यानी इसका पावर m/n। ये होता है फॉर्मूला एक निकालने का, इसका एंट्रीज कितने इसमें मैट्रिसेस बनेंगे। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो 2 m का फॉर्मूला, m का वैल्यू कितना भाई, m का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू n का वैल्यू कितना 3, तो 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 बता सकते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 512। ये बोलिए समझ में आया फॉर्मूला कैसे निकला। सो कुछ नहीं करना है, जितने भी इंट्रीज दिए गए रहते हैं उसको लिख देते हैं, या फिर इंट्रीज 2 है या फिर 3 है, तो अगर 2 रहता है तो 2, 3 रहता है तो 3, और उसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर जब उसका सेम होगा, ऑर्डर जब उसका सेम होता है तो उसको पावर में लिखते हैं। मान लीजिए ऑर्डर आपको 4/4 है, 2/2 है, तो 2/2 इंटू 2 इंटू 2 4, तो उसका जितना भी मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको स्क्वायर कर देते हैं, या फिर उसका पावर में लिख के उसको सॉल्व कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। तो 512 कहीं दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, डी नंबर, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन यानी कि कितने भी तरह से, किस तरह से हम लोग मैट्रिसेस में काम कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन कर सकते हैं। नहीं देखते आप लोग हॉस्पिटल में ऑपरेशन होती है, चीर फाड़ करते हैं इंसानों को, उसका पथरी होता है, या फिर पेट का ऑपरेशन होता है, माथा का ऑपरेशन होता है, आँख का ऑपरेशन होता है, कान का ऑपरेशन होता है। ठीक है, बहुत तरह का ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें ह्यूमन बॉडी में ऑपरेशन नहीं करनी है, हमें मैट्रिसेस में ऑपरेशन करनी है, मैट्रिसेस में ऑपरेशन करनी है। ठीक है, मैट्रिसेस में क्या ऑपरेशन होगी भाई, उसका एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सब इक्वलिटी के टर्म्स में है। इक्वलिटी, अगर आप लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, वर्ड प्रॉब्लम वैसे जनरली आते नहीं है, फिर भी मैं 1-2 बता दूंगा आपके आगे के लिए, अगर आ गए बाई चांस तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे ऑपरेशन और मैट्रिसेस। तब तक के लिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।